हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू प्रयोग आईएएस। सो ये हमारा अगला वीडियो है ऑन द यूपीएससी हिस्ट्री मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज, जिसके अंदर हम एस्पिरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई यूपीएससी जो भी क्वेश्चंस पूछती है उसमें वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, मतलब उसका मेन डिमांड कैसा है, आपको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना होता है, क्या कंटेंट बेस्ड जाना चाहिए आपके आंसर्स के अंदर, जिसके वजह से आप मेंस के अंदर सबसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें एंड एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकें। कोई भी एस्पिरेंट जो न्यू कमर है और उसको पीवाईक्यू के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो वो ये वीडियोस के माध्यम से वो समझ सकता है और अपने जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकता है कि हमें कोई भी आंसर को कैसे लिखना होता है, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट करना होता है। सो दिस वीडियो एंड दिस सीरीज इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर पीवाईक्यू। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। सो आई वेलकम यू ऑल गाइस टू प्रयोग आईएएस। माय नेम इज वीर प्रताप सिंह और मैं हिस्ट्री के आपके पीवाईक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह, जिसके अंदर मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देता हूँ हिस्ट्री के एसोसिएशन में, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर, ऑलराइट, एज अ केस स्टडी एंड ऑल दोज अदर एस्पेक्ट्स। सो आप इसको कनेक्ट करें एंड स्प्रेड दी वर्ड गाइस। सो आज हम 2013 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे साथियों, जिसके अंदर एक सवाल पूछा गया था कि क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेसेस। ठीक है, अब अगर मैं एक जनरल एस्पिरेंट की बात करूं साथियों, तो वो यहाँ पर क्या करेगा कि उसने एक चीज देख लिया कि भाई भूदान है और ग्रामदान है, तो वो क्या करता है ना कि वो सीधा सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर देता है एज इन द इंट्रोडक्शन कि भाई भूदान और ग्रामदान है क्या। ठीक है, वो इससे स्टार्ट कर देगा। बट क्या अगर आप इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट करोगे तो क्या उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे क्या साथियों? नहीं मिलने वाले ना मैक्सिमम मार्क्स, सिंपल सी बात है। सो इंट्रोडक्शन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ऑलराइट, एंड एक इंट्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। ओके, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जो आंसर का स्ट्रक्चरिंग होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं, बॉडी के अंदर आपको क्या लिखना चाहिए, कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं, एंड कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए, उसके कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसको आप देख सकते हैं इन द कमिंग टाइम। नाउ इफ आई कम बैक टू द क्वेश्चन साथियों, देखिए कभी भी क्वेश्चन का 15% जो है वो इंट्रोडक्शन में जाता है, 15% जो है वो कंक्लूजन के अंदर जाता है। आपने कभी भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिस नहीं करना है। बॉडी के अंदर 70% जाता है। अब जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना साथियों, वो इंट्रोडक्शन जो है वो कभी भी मेन एसेंस ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए। मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है उसकी भावना को समझना है और उस भावना के हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर कोई भी एस्पिरेंट सिर्फ भूदान और ग्रामदान को यहाँ पर बस डिफाइन कर देगा कि भाई भूदान के अंदर क्या हुआ, ग्रामदान के अंदर क्या हुआ, सो योर इंट्रोडक्शन इट इज गोइंग टू बी ओनली इन एसोसिएशन विद दिस। बट क्या सवाल ये चीज पूछ रहा है क्या क्वेश्चन के अंदर आचार्य विनोबा भावे को नहीं बताया गया है? क्या क्वेश्चन के अंदर सक्सेसेस की बात नहीं करी गई है? क्या क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करी गई है? सो बेसिकली इफ यू आर ओनली लिमिटिंग योर इंट्रोडक्शन टू दिस एस्पेक्ट, तो आपको इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको इन एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप जनरली क्या बता सकते हैं कि आपको पता है कि भूदान और ग्रामदान के अंदर क्या था कि भाई लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात इन्होंने करी थी, जिसके अंदर वो लैंडलेस जो लोग थे उनको लैंड देने की बात कर रहे थे। भूदान मतलब लैंड डोनेशन, ठीक है। ग्रामदान मीन्स सारे लोग, सारे जो ग्राम के लोग हैं, विलेज के लोग हैं, वो एक साथ आके एक कलेक्टिव लैंड ओनरशिप और कलेक्टिव लैंड वर्किंग वो कर सके। ओके, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड की बात कर रहे थे ग्रामदान मूवमेंट में। सो बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक एसेंस क्या है भूदान और ग्रामदान का, कि लैंडलेस को लैंड देना। ओके, सो ये एक तो आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया भूदान और ग्रामदान का, बट इन दोनों की भी बात करनी पड़ेगी ना। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये भी लिखेंगे कि आचार्य विनोबा भावे, आपको पता है कि ये एक गांधीयन व्यक्ति थे, तो इन्होंने जो भी काम किया इन्होंने नॉन वायलेंट मैनर में किया, इन्होंने सत्याग्रह के एस्पेक्ट को रख के किया। ठीक है, एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको वैलिडेट कर सकते हैं विद अ फैक्ट कि भाई ये ये मतलब ये जो मूवमेंट है इसका इतना ज्यादा सक्सेस हुआ। सो दिस इज हाउ you are going to talk, in the introduction, wherein you are going to address the core essence of the question. अगर मैं इसका एक सैम्पल इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, दैट इज द भूदान एंड द ग्रामदान मूवमेंट, दे वर सिग्निफिकेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स which was led by Acharya Vinoba Bhave in a non-violent manner to redistribute land to the landless. This this reform movement was this reform initiative, it started in the 1950s, again a fact,
and the methods were adopted in the non-violent manner, and this led to land reforms in the coming future. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स इन द कमिंग फ्यूचर एंड फोकस्ड ऑन द सोशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ऐसा करके आप एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है। अब कभी साथियों इंट्रोडक्शन लिखना है सो वो 2 लाइन से कम और 5 से 6 लाइन से ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इट होल्ड्स 15% ऑफ द वेटेज इन योर होल आंसर। सो दैट इज वाई इसके बीच में होना चाहिए एंड इसको पूरा क्वेश्चन के मेन एसेंस को एड्रेस करना चाहिए। तो अगर आप इस हिसाब से लिखते हैं ना तो यू आर बेसिकली एड्रेसिंग दी होल क्वेश्चन, जहां पर आप विनोबा भावे की भी बात कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर रहे हैं और आप सक्सेसेस की भी बात कर रहे हैं, रादर देन मियरली जस्ट डिफाइनिंग ग्रामदान एंड भूदान मूवमेंट्स। ठीक है, कभी भी इंट्रोडक्शन जो है ना साथियों, वो इंट्रोडक्शन को आपको इतना ज्यादा स्पेसिफिक मैनर के अंदर नहीं लेके जाना है। ठीक है, यू हैव टू सराउंड इट विद द होल पॉइंट एंड स्पेसिफिसिटी आप कहां लेके जाएंगे, आप बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक होने की आवश्यकता होती है। सो दिस इज गोइंग टू बी द जनरल इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बॉडी की बात करें साथियों, तो बॉडी के अंदर क्या होगा कि सवाल को अगर हम पढ़ें तो एक टेल वर्ड है यहाँ पे, दैट इज क्रिटिकली डिस्कस। अब यहाँ पर क्रिटिकली डिस्कस, अब डिस्कस मतलब अपने को पता है कि भाई प्रोज एंड कॉन्स अपने को दोनों लिखने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स लिखने से पहले अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं कि ये जो आंसर है उसका मेन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ग्रामदान और भूदान की बात करी है। ठीक है, सो अगर ग्रामदान और भूदान की बात करी तो उसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनके सक्सेसेस क्या है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, राइट, एंड देन उसके बाद अपने इनके सक्सेसेस लिखेंगे, सक्सेसेस दोनों के लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि इन्होंने तो क्वेश्चन सिर्फ इधर ही खत्म कर दिया कि भाई इनके ऑब्जेक्टिव्स और सक्सेसेस क्या है, लेकिन टेलवर्ड क्या है, क्रिटिकली डिस्कस। जब भी क्रिटिकली डिस्कस आएगा तो इसमें क्या हो जाता है कि भाई अगर सक्सेस हुए हैं तो कुछ ना कुछ इनके फेलियर्स भी तो होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि फुल्ली सक्सेसफुल होगा, या ड्रॉबैक्स भी होंगे दोनों के, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट के। तो हमें यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकली बोला है, तो अगर हम सक्सेसेस की बात कर रहे हैं तो उसका ड्रॉबैक्स भी लिखना पड़ेगा, एंड देन फाइनली हमें इसका इम्पैक्ट लिखना पड़ेगा, एंड देन उसका कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आंसर के अंदर, कोई भी आंसर के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है डायरेक्ट डिमांड एंड एक होता है इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, अब डायरेक्ट डिमांड क्या बोला गया, डायरेक्ट डिमांड के अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड सक्सेसेस डायरेक्ट डिमांड है, वेयर इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, फेलियर्स इम्पैक्ट्स, दीज आर दी इनडायरेक्ट डिमांड। साथियों ये जो एस्पेक्ट है ना, मैं जो डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, इंट्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स एंड ऑल, ये मैं सेपरेट वीडियो के अंदर बनाऊंगा, तो उसका आप टेंशन मत लो। बट यहाँ पर मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से होना चाहिए। अब आंसर के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड सक्सेस हमें नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सक्सेस दिया गया है, नहीं, यहाँ पर हमें सक्सेसफुल है तो उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, और irrespective of the success and the drawbacks, ये जो पूरी मूवमेंट है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी रहा होगा, एंड देन फाइनली कंक्लूजन। तो ये वाले पॉइंट्स भी होने चाहिए। अब अगर मैं इस पूरे आंसर के मतलब जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया उसी हिसाब से मैंने आंसर के अंदर भी लिखा हुआ है, तो वील ऑल्सो फोकस ऑन दैट। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम भूदान मूवमेंट की सबसे पहले बात करें, बॉडी के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में ना साथियों हम स्पेसिफिक पे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन में हमें स्पेसिफिक नहीं होना है, थोड़ा सराउंडिंग बॉडी में बात करनी है, एंड देन स्पेसिफिसिटी विल कम इनटू द बॉडी। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्टिव में देखें तो सीधा सीधा है कि भाई भूदान मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो लैंड जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो था, जिसके अंदर लैंड ओनर्स को बोला गया था कि भाई आप वॉलेंटरीली क्या करो, आप भूदान करो, डोनेट करो लैंड को टू द लैंडलेस पेजेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंडली सोशल इक्वालिटी इसका ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उस जमाने में क्या था, लैंड इट वाज नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी, लैंड इट वाज अ इमोशन। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है लैंड को आसानी से अपनी जमीन को नहीं दे सकता था। आज भी अगर आप गांव में देखोगे तो जमीन जो है वो इमोशंस है, कोई भी आसानी से नहीं बेचता है। सो यहाँ पर भूदान की जब बात करी गई थी तो उस समय पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था। सो ताकि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की वजह से लोग बहुत ज्यादा पुअर थे, लेकिन अगर उन्हें जमीन मिल जाती है तो दे विल गेट सम सेंस ऑफ लाइवलीहुड। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को कम करने के लिए और सोशल इक्वालिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये इसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा अगर जमीन
उन लैंडलेस लोगों को मिलेगी तो वो सेल्फ सस्टेन्ड होंगे। एंड क्योंकि वो लोग गांव में हैं तो वहां का जो रूरल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेबल रहेगा एंड ईच ऑफ द फैमिली विल हैव अ लैंड टू सस्टेन देमसेल्फ। सो ये इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ द भूदान मूवमेंट। ये मैंने अलग से लिख दिया। अब इसके सक्सेसेस की बात करी गई है, बट सक्सेसेस के साथ हमें इसके ड्रॉबैक्स की भी बात करनी है। सो सक्सेस के अंदर क्या था कि अगर अपने देखें तो 1952 और 53 के अंदर जब ये मूवमेंट को स्टार्ट कराया गया था, ठीक है, बाय 1954 क्या हो गया, मोर देन 4 मिलियन एकर्स, मतलब साथियों 40 लाख से भी ज्यादा एकड़ का लैंड जो है यहाँ पर डोनेट कर दिया गया था बाय दी लैंड ओनर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, मतलब इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो है ये बहुत ज्यादा फेमस लैंड हुआ था, मतलब ये जो रिफॉर्म मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था एंड देयर वाज इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। तो यहां से यहां तक लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फेमस के बारे में लिख सकते हैं एंड इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, मतलब एंथुजियाज्म देखने को मिला है यहाँ पे। सेकेंडली, ये लैंड जब इतना ज्यादा डोनेट करा गया था 4 मिलियन 40 लाख एकर्स, इसकी वजह से क्या हुआ, जो लैंडलेस लोग थे उनका इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव, मतलब सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ। तो ये आपका सेकंड सक्सेस हो गया। थर्डली, इट प्रमोटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी, क्योंकि उस जमाने में 1950s के टाइम पे अगर आप कास्ट सिस्टम को देखें, ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम की वजह से कभी भी इक्वालिटी नहीं आती। ऑलराइट, एंड अगर इक्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं यूनिटी भी नहीं होगा। सो अगर ये जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रमोट हुई एंड इक्वालिटी की वजह से एक सेंस ऑफ यूनिटी लोगों के अंदर आया, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया। ठीक है, एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए। सो ये की हाइलाइट्स हैं ऑफ दी पर्टिकुलर सक्सेसेस, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। दैट इज 40 मिलियन एकर्स जो दिया गया था, वॉलंटरीली डोनेट किया गया था, उसमें से बहुत कम अमाउंट ऑफ लैंड को एक्चुअल में लैंडलेस लोगों को दिया गया। ठीक है, इतने ज्यादा लैंड दे नहीं पाए थे ये लैंडलेस को, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ऑलराइट, सेकेंडली, जो भी लैंड दिए गए थे वो पुअर क्वालिटी के थे, या तो जो लिटिगेशन में लैंड्स थे वो दिए गए, या तो जो बैरन लैंड्स थे वो दिए गए, जो अनप्रोडक्टिव लैंड्स थे, और तो जो डिस्प्यूटेड लैंड्स थे। तो जाहिर सी बात है अगर डिस्प्यूटेड वगैरह है या बैरन है तो ये जो लैंडलेस लोग हैं उनको देने के बाद भी उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। सो दैट वाज वन थिंग। सेकेंडली, क्योंकि ये वॉलंटरी इन नेचर था, ये रिफॉर्म मूवमेंट को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाया गया। मतलब इंडिया के अंदर अगर कल्टीवेबल लैंड वगैरह की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है साथियों। ये जो मूवमेंट था इसका मेन एम था कि भाई 50 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड को हम लें, और ये मतलब टोटल कल्टीवेबल एरिया जो 50 मिलियन एकर्स है उसमें से 1/6 ऑफ द लैंड को ये रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। मतलब 50 मिलियन का 1/6 आप कर लीजिए, उतना इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये लैंडलेस लोगों को देंगे। लेकिन क्या ये 1/6 एक्चुअल में पहुंच पाए? नहीं, 4 मिलियन पे ही अटके थे। एंड 4 मिलियन से भी कम इन्होंने सिर्फ कुछ लाख जमीन इन्होंने लैंडलेस को दिया। क्यों? क्योंकि उनमें से मेजोरिटी जमीन तो बैरन, अनप्रोडक्टिव और डिस्प्यूटेड थी, तो वो देने की बात ही नहीं थी। एंड सेकेंडली, ये क्योंकि ये वॉलंटरीली था तो 1/6 ऑफ द टारगेट कभी रीच ही नहीं कर पाया गया, उससे बहुत कम, दैट इज सिर्फ 40 मिलियन एकर्स ही यहाँ पर, सॉरी 4 लाख एकर्स ही यहाँ पर दिया गया। ठीक है, सो दैट वाज वन मेजर ड्रॉबैक। थर्डली, इसका ये है कि देयर वाज अ फेलियर टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। मतलब जो सिर्फ यहाँ पर बात की जा रही थी कि भाई लैंड को वॉलंटरीली डोनेट करो, लेकिन जो लैंड से एसोसिएटेड ये जो फीलिंग है ना, लैंड से एसोसिएटेड जो फीलिंग थी जिसके अंदर लैंड को प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता था, लैंड को इमोशन से जुड़ी हुई थी, उन चीजों के ऊपर यहाँ पर बात नहीं करी गई थी। ठीक है, सो दैट वाज वन अनदर आइडिया। एंड सेकेंडली, यहाँ पर क्योंकि ये वॉलंटरीली नेचर का था, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर एनफोर्स नहीं कर सकती थी। ऑलराइट, एंड बिकॉज ऑफ नॉन एनफोर्समेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जो मूवमेंट है इसको और ज्यादा पुश नहीं मिल पाया। सो यहाँ पर जितने ही उसके सक्सेस हैं उतने ही उसके ड्रॉबैक्स भी है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, ये जो पूरा कंटेंट मैंने दिया है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि भाई एग्जामिनेशन के अंदर एक्चुअल में हमें आंसर में ये लिखना था।
इसके अलावा जब आगे हम बात करें तो ग्रामदान मूवमेंट आता है, तो ग्रामदान मूवमेंट का भी मेन एंगल क्या था कि जो जो जितने भी लैंड है गांव के अंदर, वो वो जो लैंड है उसको कलेक्टिव ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप मॉडल के अंदर लाया जाए, एंड जो सारे ही वो ग्राम के लोग हैं वो सारे लोग उसके ऊपर अपना काम करें, मतलब कलेक्टिव ओनरशिप मॉडल। देयर इज नॉट गोइंग टू बी वन सिंगल लैंड ओनर, बट द होल विलेज इज दे आर गोइंग टू बी कलेक्टिवली ओनिंग द लैंड। सो ये जो ग्रामधान का मेन आइडिया था, मेन ऑब्जेक्टिव था साथियों, ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्टिव। सो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ सेल्फ रूल एंड कोऑपरेशन, जिसके अंदर ये क्या कर रहे थे कि जो भी विलेजेस हैं उसके सारे लोग क्या करेंगे, एक साथ आके जो जितने भी अफेयर्स रहेंगे उसको उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग लेंगे। ऑलराइट, सो अब इसके वजह से क्या हो गया कि जब सब लोग एक साथ आएंगे तो उसके उन उन लोगों के बीच में अगेन यूनिटी बढ़ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर कलेक्टिव ओनरशिप मॉडल है तो ये जो है ये सेल्फ सस्टेनिंग कहीं ना कहीं रहेंगे, जिसकी वजह से उनका आउटसाइड डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी वन दे आर गोइंग टू हैव अ सेंस ऑफ लाइवलीहुड वंस अगेन, ठीक है। एंड जब सेंस ऑफ लाइवलीहुड रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी हो गया या राइट टू लाइफ हो गया वो सब कहीं ना कहीं प्रमोट हो जाएगा। अब ये जो ग्रामदान मूवमेंट था इसके भी कुछ ना कुछ सक्सेसेस थे। अब वो सक्सेसेस के अंदर क्या थे कि नियरली 10,000 ऑफ द विलेजेस उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था कि भाई वो इस पर्टिकुलर ग्रामदान के आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका फेलियर क्या था कि भाई 10,000 में से बस इन्होंने एक्सप्रेस करा था, इन्होंने एक्चुअली अडॉप्ट नहीं करा, दैट वाज द नेगेटिव, ठीक है, दैट वाज द ड्रॉबैक। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ग्रामदान मूवमेंट के अंदर जितने भी लैंड थे, ठीक है, कलेक्टिव ओनरशिप में, उसको मैनेज कैसे किया जाए इफेक्टिवली। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही गांव वाले एक एक करके वो सारे अपने डिसीजंस बताएंगे और फिर जाके वैसा होगा, नहीं। उसके लिए ताकि एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ काम किया जा सके फॉर एफिशिएंसी, उसके लिए क्या किया गया, कोऑपरेटिव कमिटीज बनाई गई, जिसके अंदर कुछ लोग सिलेक्ट हुए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया गया। थर्डली वॉज दैट ये जो ग्रामदान मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं गांधीयन आइडियल्स एंड जो पॉजिटिव ईथोस ऑफ सोसाइटी को कहीं ना कहीं इसने प्रमोट किया, ठीक है। दैट इज नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। गांधी का ट्रस्टीशिप इसके अंदर आ जाता है, ओके। देन नॉन अक्यूमुलेशन, जैनिज्म का नॉन अक्यूमुलेशन आ जाता है, ठीक है। अपारिग्रह आ जाता है, ऑलराइट। देन सत्य आ जाता है, और देन सत्यनिष्ठा आ जाता है, लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं, दैट इज एम्पैथी आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसका एक सक्सेसफुल एंगल था। हाउएवर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। अब ड्रॉबैक्स क्या थे कि जाहिर सी बात है जो भी लैंड ओनर्स थे, जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे, वो ग्रामदान और भूदान को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्यों ही अपने, क्योंकि अगर वो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं तो मतलब उनके पास ज्यादा पावर्स है, ज्यादा अधिकार है, ज्यादा पैसा है, तो वो अपने पावर और अधिकार को क्यों जाने देंगे इन द फेवर ऑफ कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स तो कहीं ना कहीं ये जो हायरार्की है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटा देगा, जो कि वेल्दी लोग नहीं चाहेंगे। सो दैट वाज वन अनदर थिंग कि द वेल्दियर पीपल दे एक्टेड एज रोड ब्लॉक्स इनटू द प्रमोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सेकेंडली ये नॉन सस्टेनिंग इन नेचर था, क्योंकि अगेन इसके अंदर भी देर वॉज लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क एंड देन देर वॉज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, क्योंकि ये भी क्या था, ये भी वॉलंटरी था ना। जब वॉलंटरी है तो सरकार तो कुछ नहीं कर सकती और लोगों के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इसको इतना ज्यादा पुश नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा एंथुजियाज्म देखने को नहीं मिलेगा, सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। थर्डली ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, ठीक है, यहां पर ये सिर्फ लैंड की बात कर रहे थे कि भाई हाँ वॉलंटरीली आपको करना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो जो बेसिक हाइजीन होता है, बेसिक चीजें होती है, दैट इज पॉवर्टी को हटाओ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाओ, या एजुकेशन दो लोगों के अंदर। अब वो एजुकेशन जो है वो इक्वल एजुकेशन होगा, ठीक है। देन लोगों को अवेयर करवाओ कि नहीं भाई ये चीज गलत है, ठीक है, इक्वालिटी होना चाहिए, सब लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सब जो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग टर्म लैंड को लोग इक्वली डिवाइड करने की बात करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करा, बट सीधा ही एंड रिजल्ट के ऊपर काम करने की कोशिश करी गई कि लैंड को जो भी वेल्थियर लैंड ओनर्स है उनको
लैंड को डोनेट करना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज रॉन्ग, एंड को प्रमोट किया गया बट मींस टू एंड एंड को यहाँ पर प्रमोट नहीं करा गया, जिसके वजह से वो पॉजिटिव लैंड रिफॉर्म्स हो सकते थे। सो यहाँ पर साथियों वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के बाद हमें क्वेश्चन के डायरेक्ट डिमांड को एड्रेस करना है, लेकिन उसके साथ साथ इनडायरेक्ट डिमांड को भी समझना है और उस इनडायरेक्ट डिमांड को भी यहाँ पर लिखना है, एंड देन फाइनली कंक्लूजन हमें करना है। अब कंक्लूजन साथियों इट कैन, जैसे आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा रहेगा आपने कि कंक्लूजन कैसे होता है, या तो आप जो इंट्रोडक्शन है उसको आगे ही फ्यूचरिस्टिक टेंस में प्रमोट कर सकते हो, ऑलराइट, एंड इसके अलावा अगर आपको कंक्लूड करना है तो पॉजिटिव नोट में, ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट आप लिख सकते हो, ऑलराइट। अब यहां पर मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा है, कंक्लूजन में मैंने इसका इम्पैक्ट लिखा है, ठीक है, कि डिस्पाइट द लिमिटेशंस ऑफ दीज मूवमेंट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, सोशल इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, सोशल इक्विटी इन लैंड, अब देखिए लैंड मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिखा है क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इन द लैंड टू प्रोवाइड अ बेसिक मिनिमम लिविंग टू द पीपल। These led to land reforms. अब देखिए, this led to land reforms which has been included in Article 31C of the Indian Constitution, which was a major factor in the aspect of Green Revolution that made India, ठीक है, that made India a self-sustaining in food grains, ठीक है, self-sustaining in food grains, और that made India a leader in एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा करके आप कुछ लिख सकते हो इन द फ्यूचरिस्टिक एंगल, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ऑलराइट, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन के पूरे डिमांड को समझा कि किस किस हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑलराइट, क्या आपका कंटेंट बेस होना चाहिए, ये हमने समझा। हमने ये चीज जाना कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे हमें लिखना है, कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है, और बॉडी के अंदर हमारा क्या एस्पेक्ट होना चाहिए। हाउएवर फॉर इंट्रोडक्शन कैसे है, टाइप्स है, कंक्लूजन के टाइप्स है, वो सब हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। So with this, I thank every one of you for watching. Please do like, share and subscribe, and do comment if you feel anything. And अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर काम करें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो then we in the next video, from next video onwards, we can do the reforms. So I thank every one of you for watching. Again, do join and subscribe Prayoga.